नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम अपने यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी के द्वारा आयोजित किए गए सभी पेपरों को सोल्व कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमने 2 पेपर सोल्व किए हैं, एक स्टेनोग्राफर 2024 और दोस्तों दूसरा पेपर हमने 2022 में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसे सोल्व किया है। अगर आपने वह पेपर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। वह आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उस एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर कर जाइएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों पूरा पेपर सोल्व कर रहे हैं, पूरे 100 मार्क्स का मतलब पूरे 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आज की इस क्लास में हम दोस्तों 2023 में आयोजित किए गए कनिष्ठ सहायक के पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों जो हिंदी पूछी गई थी तो वह 25 मार्क्स की पूछी गई थी। ये भी आप सभी जानते हैं, जिन्होंने पेपर दिया था तो उन सभी को पता होगा। जो नए छात्र हैं तो दोस्तों वह स्पेशली इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और जिनका पुलिस का एग्जाम है तो उनके लिए दोस्तों ये रामबाण सीरीज साबित होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम खंड 1 को देखेंगे जिसमें हम सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन को करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो दोस्तों अगर हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना है तो हमें शिफ्ट प्लस डिलीट की को प्रेस करना होगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है। तो सकारी जो बोला जाता है तो वह दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसे पाईवाकी कहा जाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो सूर्यास्त कानून जो आया था तो यह दोस्तों आपका स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 1793 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक कानून लाया गया जिसे सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे दोस्तों स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये नारा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये प्रश्न दोस्तों आपके सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, उन सभी में बार बार यही प्रश्न रिपीट होने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कि मराठों ने गोरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो मराठों ने जो गोरिल्ला रणनीति सीखी थी तो वह मलिक अंबर से सीखी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कामागाटा मारू क्या था। तो ये दोस्तों आपका एक जापानी जहाज था। सही आंसर है ऑप्शन ए। 8वां प्रश्न है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है लॉर्ड मेयो को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। लॉर्ड मेयो के द्वारा दोस्तों भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। तो ये है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये दोस्तों सभी के लिए होता है। ठीक है, चाहे वह आपका विदेशी नागरिक हो या फिर दोस्तों भारतीय नागरिक। ठीक है, जो
केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर है, तो ये दोस्तों सिर्फ भारतीयों के लिए होता है। लोक नियोजन, ये भी सिर्फ दोस्तों भारतीयों के लिए है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये भी दोस्तों सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी और दोस्तों सीईओ हैं आपके BR सुब्रमण्यम। और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था और स्टेनोग्राफर का, उसमें पूछे गए थे कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। 11वां प्रश्न है कि भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है? तो भारत में जनता के धन का संरक्षक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे दोस्तों शॉर्ट में कैग बोलते हैं, CAG। ठीक है, इसका प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। मतलब भारत का एक कैग होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 148 में, और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में दोस्तों संजय मूर्ति भारत के कैग हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब हुई? तो आपको बताना है 21 नवंबर 2024 को, और ये दोस्तों 15वें कैग बने हैं। 12वां प्रश्न है कि जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो जब दोस्तों जिला परिषद की विशेष बैठक बुलानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम 1/3 सदस्य होना जरूरी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिला परिषद की विशेष बैठक को बुलाता कौन है? तो आपको बताना है जिला परिषद का सचिव। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है, वो अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकता है। तो ये क्षमता है दोस्तों आपकी ऑप्शन ए, 256 गुणा 1024 गुणा 1024। देखिए बड़ा सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है और इससे बार बार प्रश्न पूछता है। अगर आप SSC या फिर रेलवे का एग्जाम देते हैं तो उसमें तो आपके लिए ये एक बड़ा गोल्डन सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी जो मेमोरी होती है तो वह होती है TB, जिसे टेराबाइट बोलते हैं। TB के अंदर दोस्तों, एक TB के अंदर 1024 GB डाटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1 GB के अंदर 1024 MB होती है। ठीक है, फिर हम चलेंगे दोस्तों 1 MB के अंदर, तो 1 MB जिसे मेगाबाइट बोलते हैं, इसके अंदर 1024 KB होती हैं। फिर चलेंगे दोस्तों हम KB के अंदर, तो 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। ठीक है, 1024 बाइट्स। तो यही पूछा गया था हमसे कि 256 MB के अंदर दोस्तों 1024 KB होंगी और 1024 KB के अंदर दोस्तों 1024 बाइट्स होंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ये ऑप्शन ए वाला है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। देखिए सबसे छोटी जो मेमोरी होती है तो वह होती है आपकी बिट्स। ठीक है, और एक बाइट्स के अंदर दोस्तों, एक बाइट्स के अंदर 8 बिट होती हैं। ठीक है, यह भी चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है और यह मान्यता 2024 में दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों बिहार राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो आपको बताना है केरल। ठीक है, तो केरल राज्य में या फिर साउथ इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा ईसाई लोग
निवास करते हैं। 16वां प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। तो सियाचिन हिमनद के दर्रों में से दोस्तों जो आपका ग्योंगला दर्रा है तो यह भारत में स्थित नहीं है। गैसर विराम, ठीक है, साल्ट्रो और दोस्तों बेलाफोंडला, ये तीनों दर्रे हमारे भारत में सियाचिन हिमनद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेक सिद्धांत का आह्वान किया। तो ये किया था दोस्तों सर क्रिक के संदर्भ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सर क्रिक। ये दोस्तों एक आपकी बाउंड्री है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य आती है। ठीक है फ्रेंड्स, सर क्रिक जो है एक नदी आती है वानगंगा, ठीक है। इस वानगंगा की 96 किलोमीटर लंबी धारा, ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बहती है, तो उसी को दोस्तों सरक्रिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सरक्रिक रेखा किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। तो दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का लोहा हेमेटाइट होता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, लोहे के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और दोस्तों सीडेराइट। ठीक है, सीडेराइट ये दोस्तों सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। 19वां प्रश्न है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत जो है तो वह आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है। तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों द्विवेदियन सेल तंत्र से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है। तो देखिए 2023-24 में जो बजट पेश किया गया था भारत सरकार के द्वारा तो वह 7 प्राथमिकताओं पर आधारित था जिसे सप्तऋषि कहा गया। इन सप्तऋषि के अंतर्गत दोस्तों महिला सशक्तिकरण को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपने उत्तराखंड बजट 2025-26 की क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने दोस्तों ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है। दोस्तों पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 ये भारत और जापान के मध्य हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि वीर गार्जियन या फिर धर्म गार्जियन ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के मध्य होता है। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम है। तो इसका नाम है दोस्तों वर्ड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो एआई जो वर्ड है यह गूगल के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। तो 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। देखिए आपको कोई सोचना नहीं है, सिर्फ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हर साल कहाँ पर होते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 ये दोस्तों भारत को राज्यों का संघ के नाम से घोषित करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
ठीक है। तो भारत क्या है? तो भारत दोस्तों राज्यों का संघ है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो ये की थी दोस्तों केरल राज्य ने। केरल राज्य में 2023 में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दोस्तों चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर एक नजराना कर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 30वां प्रश्न है कि तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र ये धूती बर्मन से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र ये अल्मोड़ा से मिला था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। बाईके गुप्ते के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और तालेश्वर ताम्रपत्र से आपका किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों पौरव राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? तो दोस्तों ह्वेनसांग जो वर्णन करता है तो वह पौरव वंश का उल्लेख करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है कि रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस पवार शासक की संरक्षिका थी? तो दोस्तों जो रानी कर्णावती थी, जिसे नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, जिसने मुगल बेग के कहने पर शाहजहां के सेनापति और उसकी सेना के नाक कान काट लिए थे। ठीक है, तो ये आपकी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, क्योंकि दोस्तों पृथ्वीपति शाह जो था तो वह रानी कर्णावती का पुत्र था और रानी कर्णावती यह महीपति शाह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर को दोस्तों गोभिषाण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, काशीपुर को गोभिषाण, कोटा ये सब नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो ये थे दोस्तों मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता ये 1921 में उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले राजनेता बने हैं। 35वां प्रश्न है कि हार दूध संबंधित है? तो हार दूध जो है यह आपका नाग देवता से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि छपेली एक रूप है? तो छपेली दोस्तों नृत्य का रूप है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है? तो कमीण या फिर कमीन का जो कार्य होता है तो वह निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो हिल यात्रा ये जो प्रारंभ की गई थी तो यह पश्चिमी नेपाल के गोरखों के द्वारा शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि पिथौरागढ़ में आयोजित की जाने वाली हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है? तो दोस्तों यह पश्चिमी नेपाल की देन है। ठीक है, आपको याद रखना है नेपाल में दोस्तों इसे इंद्र यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों लखिया भूत मुख्य पात्र होता है। ठीक है, और स्वांग नृत्य किया जाता है इस उत्सव में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हिल यात्रा उत्सव कब मनाया जाता है? तो यह सावन के महीने में मनाया जाता है जब दोस्तों धानों की रुपाई की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो दोस्तों सभी जानते हैं कि जो मोड़ मेला है तो यह आपका मछली पकड़ने से संबंधित है। मोड़ मेले की शुरुआत 1811 में दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, मोड़ मेला जो लगता है तो वह आपका अलगाड़ नदी के तट पर लगता है। ठीक है, और मछली जो पकड़ी जाती है तो वह आपके टिमरू की पत्तियों का पाउडर नदी में डाला जाता है और उसी से दोस्तों मछलियां पकड़ी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भद्रराज एक लोक देवता है? तो भद्रराज यह दोस्तों आपके जौनसार बाबर क्षेत्र के लोक देवता हैं। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों नंदकोट, चौखंबा और दूनागिरी ये तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। जो कुला कांगड़ी है तो यह आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि नोला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल भृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है
उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों जो सुनराकोट एक नोला था, ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा में खोजा गया था, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों लगातार 3 पेपरों में पूछा गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल पेपर है जो कि आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, ठीक है। तो आप इस पेपर को अपने से जरूर सोल्व कर लीजिएगा। पहले एक बार इस पूरी वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर सोल्व करिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में सोल्व कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। 43वां प्रश्न है कि जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जमरानी बांध जो है तो यह आपका नैनीताल में स्थित है और ये दोस्तों गोला नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो आपका लिंगताल है तो यह आपका चमोली में स्थित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो सबसे कम जो साक्षरता है तो वह आपकी उधम सिंह नगर जिले की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी देहरादून की है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक बार पूरा साक्षरता का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है तो वह आपकी देहरादून की, सबसे कम उधम सिंह नगर की है। तो ये तो सिर्फ बात हुई दोस्तों साक्षरता दर की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको बताना है 78:10, ठीक है। बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर किस जनपद की है, तो आपको बताना है रुद्रप्रयाग। फिर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है, तो दोस्तों हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार में सब दोस्तों पढ़ लिखने का काम छोड़कर बाबा बन चुके हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा महिलाओं के बारे में कि महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो दोस्तों देहरादून में, और सबसे कम तो उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके साक्षरता दर को लेकर। अगला प्रश्न है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये दोस्तों पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? देखिए नंदाकिनी, धौलीगंगा, मंदाकिनी और पिंडर, ये चारों दोस्तों आपकी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो आपके नंदाकिनी है, धौलीगंगा है और पिंडर, तो ये बाईं ओर से मिलती हैं, जबकि मंदाकिनी जो है यह दोस्तों दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। और यह रुद्रप्रयाग में अपना संगम बनाती है। नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती है। धौलागंगा, ठीक है, तो धौलागंगा कहाँ पर मिलती है, तो ये दोस्तों विष्णुप्रयाग में मिलती है। पिंडर गंगा, तो ये दोस्तों कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर आगे चलकर दोस्तों आपका देवप्रयाग आता है, जहाँ पर अलकनंदा स्वयं भागीरथी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो जोनसार बाबर जो क्षेत्र है, ठीक है, या फिर जोनसार जो जनजाति है तो वह आपकी यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य निवास करती है। 49वां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों बेरोजगारी दर 7.1%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 50वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 के तहत महिला उद्यमियों को 25 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान के रूप में दी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप पूरे
उत्तराखंड के किसी भी चैनल पर देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल पेपर आपको कहीं पर भी सोल्व नहीं कराया जा रहा होगा। ठीक है, ये हमारा चैनल है जहां पर दोस्तों आपको ये सोल्व कराया जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सोल्व करना अनिवार्य है एग्जाम से पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर को चुनिए। तो एक साइड में दोस्तों हमारे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हैं, दूसरी साइड में उनकी लोकेशन दी है। ठीक है, तो हमें मैच करना है और सही कुट का चयन करना है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1980 में बना था, ठीक है, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये आपका स्थित है पिथौरागढ़ में, 1986 में बना था। ठीक है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य यह पौड़ी में स्थित है। ठीक है, जो सोना वन्यजीव विहार है, ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, बिनसर की स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों 5 नेशनल पार्क हैं, सॉरी देखिए 6 जो हैं आपके नेशनल पार्क हैं और 7 दोस्तों आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, ये भी संख्या आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो दोस्तों 2011-12 के अनुसार पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड की मासिक प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, 1726 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना ये शुरू की गई थी 1 जून 2002 को। ठीक है, 1 जून 2002 को आपकी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। ये एक ऐसी योजना है जिससे दोस्तों बार बार प्रश्न बना है। 55वां प्रश्न है कि समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो समग्र शिक्षा अभियान योजना ये शुरू की गई थी 2018-19 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और रीजनिंग आगे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे, आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि श्रेणी हमें दी है, ठीक है, जिसमें बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों इस श्रेणी का जो अगला पद होगा तो वह आपका होगा ऑप्शन ए QOL। ठीक है, यहाँ पर आप देख रखे होंगे कि जो y है तो वह 25वें नंबर पर आता है, उसके बाद में 2 माइनस किए तो 23 पर आपका W आया, फिर उसके बाद में 2 माइनस किए तो U आया 21वें नंबर पर, फिर 2 माइनस किए तो S, फिर S में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 19, मतलब आएगा दोस्तों आपका Q जो कि 17वें नंबर पर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देख सकते हैं। फिर आगे चेक करेंगे आप, ई के बाद में एफ आया, ई एफ, फिर दोस्तों आया आपका एच, फिर आया के, मतलब ई में 1 प्लस किया तो एफ, एफ में 2 प्लस किया तो दोस्तों एच, एच में 3 प्लस किया तो के, फिर के में अब प्लस करेंगे 4 तो 4 में प्लस के में 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों 15 मिलेगा और 15 पर होता है दोस्तों ओ। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सोल्व हो जाए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ गांव की संख्या दी है जिसमें 6 गांव हैं। ठीक है, और इस गांव में हमें बताना है कि कौन से 3 गांव एक पंक्ति में हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा कि ए डी ई ये तीनों गांव एक पंक्ति में होंगे। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, 174.6 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59।
ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह है आपका ऑप्शन डी 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ठीक है, और इस रीजनिंग के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 280, ठीक है। अगला प्रश्न है, और ये भी दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा 90, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन दोस्तों इस पेपर में रीजनिंग के आए थे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक का सॉल्यूशन बताया है जो थोड़ा इजी था और कम समय लगता है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इन सभी में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बताया है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे आंसर नहीं निकलता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था। तो दोस्तों उत्तराखंड की रैंक थी ऑप्शन सी 15, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो बल्ब में जो गैस भरी जाती है तो वह आपकी हीलियम और हाइड्रोजन भरी जाती है, सॉरी नाइट्रोजन और ऑर्गन भरी जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अग्निशामक का मुख्य घटक है। तो अग्निशामक जो होता है उसका मुख्य घटक होता है दोस्तों ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। 65वां प्रश्न है कि सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों आपके मीथेन गैस को, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो धान की खेती होती है तो उससे कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों मीथेन गैस निकलती है। 66वां प्रश्न है कि पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था ऑप्शन डी 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है यंत्र उसे जनरेटर कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव होते हैं। तो मैंग्रोव जो होते हैं ये आपके नमक सहिष्णु, ठीक है, सहिष्णु होते हैं, ठीक है। नमक सहिष्णु मैंग्रोव वन होते हैं, ये आप याद रखिएगा। जो आपके सुंदरबन डेल्टा है तो वहां पर मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता अधिनियम बनाया गया। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया। तो यह आया था 2002 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है। तो गाय की विदेशी नस्ल हमें बतानी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी जर्सी। जर्सी गाय जो होती है तो ये आपकी विदेशी नस्ल की गाय है, ठीक है। लाल सिंधी, सहीवाल और मुर्रा ये दोस्तों भारत की ही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है कि TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। तो TCP/IP रेफरेंस मॉडल की जो 4 परतें हैं तो वह दोस्तों आपकी एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम जो काउंटर होता है तो यह दोस्तों एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। अगला प्रश्न है कि डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ठीक है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी भी होती है, आप इसे याद रखिएगा। जहाँ पर डाटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय सबसे पहले CPU के द्वारा सूचना को रेफर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य का संपन्न करता है। तो ये करता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए पोस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। तो मुर्गियों के भोजन में
विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है, जिससे दोस्तों वह स्वस्थ हो सके और उसमें जो बीमारियां होती हैं मुर्गियों में तो वह कम हो सकें। ठीक है, तो हमने दोस्तों अपना उत्तराखंड जीएस, रीजनिंग, ओल जीएस और दोस्तों इसमें साइंस भी पूछी गई थी तो सबको सोल्व किया है। अब दोस्तों हम हिंदी के पोर्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। हिंदी के दोस्तों 25 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है। तो दोस्तों कृत जो प्रत्यय से बना शब्द है तो वह आपका होनहार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो दोस्तों क्रिया के बाद में लगते हैं। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय और दोस्तों एक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो वासुदेव जो शब्द है इसमें एव ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रत्यय होगा। वासुदेव अपने आप में एक शब्द है, इसमें दोस्तों ए प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय दोस्तों एक शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्द का अंग होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि कोई मतलब बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, मतलब दोस्तों कार्य भी पूरा हो गया और हमें हानि भी नहीं हुई। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो निर उपसर्ग जो दोस्तों इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है वह हमें बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो उपसर्ग दोस्तों आपके शब्दों का अंश ही होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग में, शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका निरुत्साह, निर्ही और निराहार ये तीन शब्द हैं, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निराला शब्द में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। लोकतंत्र का जो विलोम शब्द होता है तो वह राजतंत्र होता है। ठीक है, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, और राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, राजा का शासन। 81वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। तो द्विगुण जो व्यंजन होते हैं दो होते हैं। ठीक है, एक आपका ऑप्शन सी में दिया है और एक दूसरा होता है दोस्तों ये। ठीक है, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसे संकरवण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो देखिए, काम करते रहना ही जीवन है, फिर उसके बाद में दोस्तों ये जो आपका शब्द विराम चिन्ह आया है इसे क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो इसे अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उद्धरण चिन्ह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक इकेरा उद्धरण, एक होता है दोहरा उद्धरण। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपने बने देखे होंगे। ठीक है, ये दोहरा उद्धरण है। ठीक है, दोहरा उद्धरण जो होते हैं दोस्तों किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, या फिर किसी पुस्तक का नाम को दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह दोस्तों ये आपका विलोम शब्दों के मध्य में आता है। ठीक है, अल्प विराम जो होता है तो ये आपका ये होता है जिसे हम कोमा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपका एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था। जिन्होंने एसआई का एग्जाम देखा होगा, ठीक है, तो उसमें किसी एक सेट में पहला ही क्वेश्चन दूल्हा दिया गया था कि दूल्हे का तत्सम शब्द क्या होगा। तो दूल्हे का तत्सम शब्द होता है दोस्तों दुर्लभ। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। ठीक है, 84वां प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है। तो वह जो होता है तो ये आपका दंत ओष्ठ व्यंजन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह और वह ये आपके दोस्तों अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं चार, उनका ही प्रकार है यरलव, यर लव। ठीक है, ये चार दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो देखिए, आंखों में खून उतरने का मतलब क्या है
कि अत्यधिक क्रोध करना। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो सुनक जो होता है तो ये आपका कुत्ते का पर्यायवाची होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या होती है। तो देखिए, उत्तराधिकार में मिली जायदाद ये आपकी पैतृक संपत्ति नहीं होती, इसे कहते हैं रिक्त। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अधिकतर लोग जब ये पेपर हुआ था तो इसका आंसर ऑप्शन सी लगा कर आए थे कि पैतृक संपत्ति ही दोस्तों उत्तराधिकार में मिली संपत्ति होती है। ठीक है, जबकि दोस्तों यह आंसर गलत था। अगला क्वेश्चन है कि वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है। तो दोस्तों, वह जो ना करे सो थोड़ा, ये जो है ये आपका संबंध सर्वनाम है। जो और सो क्या है, तो ये आपके संबंधवाचक होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आपके सर्वनाम हैं तो उनके कितने प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए, सबसे पहले संन्यास शब्द की आप शुद्ध वर्तनी जरूर याद रखिएगा। संन्यास में आधा न भी आता है और विंदी भी आती है। तो संन्यास शब्द में जो आपका उपसर्ग है तो वह दोस्तों सम होगा और सम पर दोस्तों हलंत लगेगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें जो 4 युग्म दिए हैं ये आपके विलोम शब्दों के युग्म हैं। कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बना होता है, प्राकृत जो दोस्तों हमारा भगवान की देन है, या फिर नेचुरल है। ठीक है, तो ये आपका जोड़ा सही है। अनग का सनग, ओरस का जारस, संधि का विग्रह। तो संधि का विग्रह भी होता है। ठीक है, देखिए संधि का विग्रह नहीं होता, संधि विच्छेद होता है, तो यही आपका गलत हो गया। ठीक है, अनग का सनग, ओरस का जारस। अनग सनग भी दोस्तों आपका ये एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसा थे सो उड़ गए, कागा भाए दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, जो हंसा थे तो वह तो उड़ गए। ठीक है, जो कागा भाई दीवान, ठीक है, तो ये बताना था। इसका मतलब है कि भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथों में अधिकार चले जाना। मतलब जो अच्छे लोग थे वह तो दोस्तों चले गए, अब क्या है कि भारत की जो सत्ता है अब वह बुरे लोगों के हाथों में आ गई। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो देखिए, जो अमावस की अंधेरी रात होती है उसे क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुहू। कुहू जो होती है तो ये आपकी एक अंधेरी रात होती है अमावस्या की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो अच प्लस अंत, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। देखिए, बहुत से लोग इसका ऑप्शन बी लगा कर आएंगे, पर आपको ध्यान देना है कि अच के नीचे दोस्तों हलंत आएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है। तो जयचंद जो है यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हमें बताना है, तरवारी, मयंक, कुकुर और अवस्याय। ठीक है, तो तद्भव जो शब्द है यह आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी, मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिशावर शब्द का तत्सम रूप है। दिशावर का मतलब होता है दोस्तों ऑप्शन सी, देशांतर। ठीक है, तो देशांतर को दिशावर कहते हैं। ठीक है, दिशावर जो कहा जाता है यह आपका तद्भव में कहा जाता है, और देशांतर यह आपका तत्सम रूप है। तत्सम जो होते हैं ये संस्कृत के वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, अनु उपसर्ग का प्रयोग अन्वीक्षण में नहीं हुआ है, सॉरी हाँ, ठीक है, अनुदत में नहीं हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अन्वेक्षण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस एक होता है, अनु प्लस भव होता है, अनु प्लस भाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यज्ञवेदी शब्द में समास है। यज्ञवेदी में जो समास है तो वह आपका होता है ऑप्शन बी, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी है, यशोदा, यशो प्लस दा। ये दोस्तों आपका गलत है। यशो प्लस दा में जो संधि विच्छेद होगा तो वह दोस्तों यशो, इस ओ की जगह दोस्तों आपका विसर्ग आता है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत है। नाविक में नो प्लस इक, निर्गुण में नी प्लस गुण और तृष्णा में त्रस प्लस ना, ये आपका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है दोस्तों। आज का हमने प्रैक्टिस सेट अपना पूरा किया, ठीक है। क्वेश्चन है आपका होमवर्क का कि इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि बताना है कि भ्रमर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों जानदार थे। जीएस दोस्तों काफ़ी अच्छा था, इसमें अच्छे लेवल का था। जिस प्रकार का आजकल जीएस पूछा जा रहा है यूके SSS के द्वारा, तो दोस्तों उसी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, ठीक है। फ्रेंड्स, अब अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। करंट अफेयर हम दोस्तों लगातार कर रहे हैं। हमने मार्च महीने तक के अभी तक के करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न किए हैं। वीकली करंट अफेयर्स हमारा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस साल का अभी तक का जितना भी करंट अफेयर होगा तो उसकी एक आपको क्लास दे दी जाएगी, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर वर्दी से प्यार करते हैं, वर्दी लवर हैं, ठीक है, वर्दी दोस्तों पाना चाहते हैं, तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा। हम दोस्तों 2020 तक के सभी पेपरों को सोल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को चालू करेंगे, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम जो आजकल का पैटर्न है उसके आधार पर उन प्रैक्टिस सेट को तैयार करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो में कमेंट करें और अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिएगा। कमेंट में दोस्तों जय हिंद लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।